डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ट्रेन हाईजैक मामले में पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप। भारत ने दिया कड़ा जवाब। आरोपों के पीछे क्या पाकिस्तान की कोई मजबूरी है? जो बगावत के सुर हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं और वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूच जो है वो करीब आना चाहते हैं भारत के, ये भी दिखाई देता है। और जब वो भारत के करीब आना चाहते हैं तो पाकिस्तान सीधा भारत के ऊपर उंगली उठाता है। देश भर में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई होली और जुमे की नमाज। अभी हम लोग होली का त्योहार मिलकर के मना रहे हैं। सामने मस्जिद है, इसके बाद यही नमाज होगी, यही नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब लोग हम लोग खड़े हुए हैं। सब लोग मोहब्बत का पैगाम देने की काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक मंदिर में दलितों को 350 साल बाद मिला प्रवेश। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। होली की सुबह गुजरात में बड़ा हादसा। राजकोट की 12 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत, 40 को बचाया गया। देश भर में शांति से मनी होली, साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच तिरपाल से ढकी मस्जिदों में अदा की गई जुमे की नमाज। शाहजहांपुर में हुड़दंगियों और पुलिस के बीच नोकझोंक। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर तेज हुई राजनीति। सपा नेता अबू आजमी के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, भाजपा का शासन तो औरंगजेब से भी ज्यादा बदतर। दिल्ली एनसीआर में होली के दिन बदला मौसम, बारिश के साथ धूप से राहत, तापमान गिरा। 16 मार्च तक बदली और बारिश की संभावना। हिमाचल में भी 17 मार्च तक रहेगा मौसम खराब। बलूच ट्रेन हाईजैक मामले में पाकिस्तान के आरोप पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है पाकिस्तान। दुनिया जानती है कि कहां है आतंक का केंद्र। और सीज फायर की कोशिशों के लिए पुतिन ने दिया ट्रंप और मोदी को धन्यवाद। कहा, सीज फायर प्रस्ताव से सहमत, लेकिन जंग की वजह खत्म होना जरूरी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं 2 दिन पहले पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक से, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए इस ट्रेन हाईजैक की घटना को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने इस हमले में अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है और इस तरह के आधारहीन बयान न देने की चेतावनी भी दी है। पूरी जानकारी दे रही हैं आराधना। पाकिस्तान में बलोच उग्रवादियों ने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। हाईजैक की इस घटना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और कई घंटे इसे लेकर अफरा तफरी मची रही। शुरू में तो पाकिस्तान सरकार ने ट्रेन हाईजैक में अपनी सुरक्षा में चूक से बचने के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन एक दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये आरोप लगाया कि वहां होने वाले हर आतंकवादी हमले में भारत का हाथ होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने हाईजैक के बारे में अफगानिस्तान से की गई कॉल के सबूत पेश किए। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत पर पाकिस्तान की सीमा के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले में भी भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। उनका कहना था, भारत पाकिस्तान में होने वाली आतंकवाद की घटनाओं में शामिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने आकाओं और सरगनाओं के संपर्क में थे। लेकिन पाकिस्तान की इन टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। हालांकि उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दिलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का जल्द से जल्द खात्मा करेंगी। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए के उग्रवादियों ने हमला किया था।
क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 से ज्यादा यात्री सवार थे। हाईजैक के दौरान चरमपंथियों ने 21 यात्री और 4 अर्धसैनिक बलों के जवानों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया था कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का अपहरण करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 33 विद्रोहियों को मार गिराया है। हालांकि इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी इस ऑपरेशन की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। पाकिस्तान ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं, भारत ने उस पर तगड़ा जवाब दिया है, निराधार बताया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पिछले बयानों की भी पाकिस्तान में जिस तरह से चर्चा हो रही है, उन स्थितियों को देखते हुए भारत का ये खंडन कितना मजबूत दिख रहा है, इस बारे में मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। देखिए समीर जी, दरअसल पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो ये सरासर गलत है और हमारे देश का विदेश मंत्रालय ऑलरेडी इस पे अपनी बात रख चुका है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर कुछ भी ऐसी आतंकी घटना घटती है तो उस पर पाकिस्तान सीधे भारत पर आरोप लगाता है कि भारत इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि अपने यहाँ यानी भारत में ऐसी घटना कोई घटती है तो हम पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और अपने यहाँ तो कई प्रमाण भी हैं कि पाकिस्तान ने किस ढंग से आतंकी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया है। इसमें बहुत सारी जो प्रमाण हैं वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बार का जो मामला है बलूचिस्तान वाला, तो उस मामले में साफ साफ ये दिखाई देता है कि एक तो बलूचिस्तान हमेशा से और शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर जो इंटरनल बातें चल रही हैं, जो बगावत के सुर हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं और वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूच जो है वो करीब आना चाहते हैं भारत के, ये भी दिखाई देता है। और जब वो भारत के करीब आना चाहते हैं तो पाकिस्तान सीधा भारत के ऊपर उंगली उठाता है। दूसरी तरफ पुराने जो वीडियो का सवाल है कि पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के बयान हो, चाहे वो अजीत डोभाल को लेकर जो बातें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को तो प्रमाणिक तौर पर रखने की कोशिश पाकिस्तान ज़रूर करेगा। हो सकता है ऐसे मामले को यूनाइटेड नेशन में भी वो उठाए। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, उसके यहाँ ऐसी घटना क्यों घटी। और ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि 500 लोगों के लगभग जो ट्रेन में सवार थे, और उस ट्रेन को अगर बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग अगर उसे हाईजैक कर लेते हैं तो आखिर ऐसी घटना क्यों घटी कि उसे हाईजैक करने की नौबत आई। और उसके बाद 2 दिनों तक ये चलता रहा। पाकिस्तान के लोग कहते रहे, पाकिस्तान सरकार कहती रही कि हमने ऑलरेडी छुड़ा लिया है उस ट्रेन को, और बलूच का कहना था कि हम लोगों ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं है, बंधक हमारे कब्जे में है। तो ये तो पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए। लेकिन भारत पर इल्ज़ाम लगाना मेरा ख्याल है कि सरासर गलत है। और भारत के प्रधानमंत्री या बाकी चीज़ों, इंटरनल मामला जो भी हो, अंदरूनी सियासत जो भी हो, लेकिन जब बाहर की बात आती है तो बाहर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के एनएसए हैं, और इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना सरासर गलत है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। देश भर में आज होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। इस समय रमजान भी चल रहा है, इसलिए होली और जुमा साथ साथ आने से देश भर में पुलिस और प्रशासन के लिए इन पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई विवादास्पद बयान दिए जा रहे थे। हालांकि प्रशासनिक मुस्तैदी से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और होली के साथ ही नमाज भी शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुए। और जानकारी के साथ हैं अंशिता। कई साल बाद ये मौका था जब होली और रमजान के जुमा एक साथ पड़ रहे थे। प्रशासन के लिए दोनों त्योहारों को संपन्न कराना एक चुनौती थी और दोनों त्योहार सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। देश भर में जहां हिंदुओं ने होली मनाई, वहीं मस्जिदों में रमजान के जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाती रही। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति न बने। सबसे ज्यादा निगाहें संभल की ओर थीं, लेकिन वहां सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। संभल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने बताया।
होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से। कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। जुलूस निकला, अभी मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी होंगे। अच्छे से निकल गया, सब आराम से हो गया। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू में भी पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि अगर मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर कर दें। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में होली के मौके पर निकाल रहे लाट साहब जुलूस पर पथराव की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत नियंत्रित कर लिया। कई जगहों पर दोनों ही त्योहारों को लोगों ने एक साथ मनाया। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने घर पर होली बनाई। पहली बार इस देश के अंदर होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही थी। मैं उसको मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की संस्कृति है। देश के अंदर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल करके मनाते आए हैं। हम लोगों ने हमेशा मिलजुल करके इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है। दिवाली के ऊपर मेरा घर पूरी तरह से हमेशा सजता है। होली के ऊपर मैं थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मुझे जब दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है, तो मैं उस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए आगे आया हूँ। पहल की है, सबने इस देश को आजाद कराने के अंदर इनके आबा अजदाद ने खून दिया है। ये देश के अंदर आज हमें आजादी का सांस लेने का जो मौका मिल रहा है, इस देश की आजादी को संजोने का काम करें। इसको कृपया करके किसी भी तरह की नफरत में बांटने का काम ना करें। तो वहीं बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम त्योहार के बदलते स्वरूप को लेकर कुछ चिंतित भी दिखे। होली तो हर साल उल्लास लेकर आती है, एकता, समन्वय, सौहार्द, समृद्धि का प्रचार ये होली है। लेकिन होली में अब जो पापड़ है वो लज्जत का पापड़ हो गया है। जो भुजिया है वो बीकानेर की भुजिया हो गई है। जो खोए की गुजिया थी वो 56 भोग की गुजिया हो गई है। जो गले मिलकर होली देते थे वो अब एसएमएस की हैप्पी होली हो गई। ये होली का जो परिवर्तन है, इसमें कहीं होली की फुहार खो गई है। होली के इस पर्व में कई होलियारों की होली के गीत खो गए हैं। ये होली का जो पर्व है, मैं समझता हूँ कि ये दुश्मनी को भूलकर एकता और समन्वय का पर्व है। लेकिन इस पर्व में अगर आप देखो तो आज इसमें जाति कहीं दिखाई पड़ जाती है। कुल मिलाकर प्रशासन की मुस्तैदी और सभी समुदायों की आपसी समझ से त्योहार शांतिपूर्ण रहा और यही भारत की सामाजिक संस्कृति की परंपरा रही है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। तमाम संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता के बावजूद कई जगहों पर सामाजिक भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। अब पश्चिम बंगाल के बर्दवान को ही ले लीजिए, जहां एक मंदिर में उसी गांव के दलितों को प्रवेश का अधिकार पाने में 350 साल का वक्त लग गया। कहां है ये मंदिर और ऐसा क्यों हुआ, बता रही हैं आंचल। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में स्थित गिद्धेश्वर मंदिर में दलित समुदाय के लोगों को करीब 350 साल बाद प्रवेश मिला। सदियों पुराने इस मंदिर में जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से दलितों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 12 मार्च को दास समुदाय के 5 लोगों ने पहली बार मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस बंधन को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले हुआ था और तब से ही यहाँ दलितों को प्रवेश नहीं दिया गया था। मंदिर की प्राचीनता को लेकर ये स्थानीय लोगों के ही दावे हैं। मंदिर के निर्माण की तारीख को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। कटवा कस्बे में स्थित गिद्धा ग्राम नाम के जिस गांव में ये मंदिर है, वहां करीब 800 परिवार रहते हैं, जिनमें से 130 परिवार दास यानी दलित समुदाय के हैं। लेकिन इन लोगों को गांव में बने गिद्धेश्वर मंदिर में प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार नहीं था। जमींदारों के दौर से शुरू हुई परंपरा जारी थी, लेकिन इस परंपरा के खिलाफ दलित समुदाय ने आवाज उठानी शुरू की थी। पिछले करीब 2 हफ्ते से जारी विवाद के बाद पहली बार इस समुदाय के लोगों को पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली है। इस मुद्दे पर जारी विवाद और बैठकों के बाद 11 मार्च को प्रशासन ने तमाम पक्षों से साफ कर दिया कि मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। कटवा शहर का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। चैतन्य महाप्रभु ने यहीं अपने गुरु केशव भारती से दीक्षा ली थी। उस जगह पर अब यहाँ का सबसे पुराना गौरांग मंदिर स्थित है। दोनों नदियों के संगम पर बसा होने के कारण इस शहर का सामरिक महत्व भी था। इसे नवाबों की राजधानी रही मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के बाद इस शहर का तेजी से विकास हुआ। अजीमगंज से कटवा के बीच पहली रेलवे लाइन 1903 में बनी थी। लेकिन विकास की सीढ़ियां चढ़ते इस शहर में सामाजिक भेदभाव इतना ज्यादा था कि दलितों को मंदिर प्रवेश करने में इतना समय लग गया। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और अन्य क्रिकेट बोर्ड से आईपीएल को बॉयकॉट करने की अपील की है। पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने कहा कि अन्य बोर्ड्स को अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजने से रोकना चाहिए। उनका मानना है कि अगर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग के लिए नहीं भेजता है तो अन्य बोर्ड्स को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं भेजना चाहिए। बीसीसीआई भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स को विदेशी लीग में खेलने के लिए नहीं भेजता है। हालांकि महिला क्रिकेटर्स स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर बीबीएल, डब्ल्यूपीसीएल और द 100 में खेलने के लिए अनुमति ले चुकी हैं। बीसीसीआई ने अपने पुरुष क्रिकेटर्स को विदेशी फ्रेंचाइजी टी20 लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। इंजमामुल हक ने एक पाकिस्तानी लोकल न्यूज चैनल से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को अलग रखो, आप आईपीएल को देखो, जहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं लेकिन भारतीय खिलाड़ी अन्य लीग्स में खेलने नहीं जाते हैं। इस वजह से सभी बोर्ड्स को अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजने से रोकना चाहिए। यदि आप अपने खिलाड़ियों को किसी भी लीग के लिए रिलीज नहीं करते हैं तो क्या अन्य बोर्ड्स को भी कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए? बता दें कि भारतीय क्रिकेटर्स को संन्यास लेने के बाद ही विदेशी लीग में खेलने की इजाजत रहती है। दिनेश कार्तिक ने पिछले साल संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने SA20 लीग में पाल रॉयल्स के लिए खेला था। युवराज सिंह और इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों ने भी GT20, कनाडा और लंका प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे झीलों के शहर उदयपुर की। यूं तो इस शहर के बारे में हम और आपने काफ़ी कुछ सुना है, हमें काफ़ी कुछ पता भी है, लेकिन आज हम आपको ले चल रहे हैं इसी शहर के एक ऐसे बाग में जो एक महाराजा के प्यार की ऐसी निशानी है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। और ये बाग महाराजा ने अपनी रानी के लिए नहीं बल्कि दहेज में आई उनकी 48 सहेलियों के लिए बनवाई थी। इस जगह की सैर करा रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। अपने देश का हर शहर और हर इलाका अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। पर्यटन के नज़रिए से जितनी विविधता हमारे यहाँ है शायद कहीं और नहीं। राजस्थान के राजा महाराजाओं की कहानियां और किलों के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन वहाँ बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे कम लोग जानते हैं। आज आपको ले चलते हैं उदयपुर, उसी झीलों के शहर में जिसके फतेह सागर झील को देखने दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। वहाँ के झीलों के बारे में, शाही शादियों के बारे में आप अक्सर सुनते भी रहते होंगे। तमाम अमीर शख्सियतों के महंगे शौक़ों में यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके डेस्टिनेशन वेडिंग करना भी एक होता है। लेकिन हम आपको ले चल रहे हैं इसी शहर के एक ऐसे बाग में जहाँ के फव्वारे और खूबसूरत आकृतियों में बने उद्यान आपका मन मोह लेंगे। ये है सहेलियों की बाड़ी। आप पूछेंगे कि भला इसमें नया क्या है? देश में तो बहुत सारे बाग बगीचे हैं, ऐसी ही कोई बाड़ी होगी ये सहेलियों की बाड़ी। लेकिन इसकी खासियत कुछ और है। ये भी ताजमहल की तरह एक राजा के प्रेम की नायाब निशानी है। यहाँ के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराणा संग्राम सिंह। आपने इतिहास में राणा सांगा का नाम तो सुना ही होगा। राणा सांगा तो 16वीं शताब्दी में हुए, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय आए 17वीं शताब्दी में और उन्होंने अपनी रानी की मोहब्बत में ये बाग बनवाया। और आप ताज्जुब करेंगे कि ये बाग उन्होंने अपनी रानी के लिए नहीं बल्कि उनकी सहेलियों के लिए बनवाया। रानी साहिबा आईं तो अपने साथ दहेज में अपनी 48 सहेलियों को भी लेकर आ गईं। अब ये मुश्किल आई कि ये रहेंगी कहाँ, तो महाराजा ने इनके लिए ये सहेलियों की बाड़ी बनवा दी। इसी बाग में बहुत ही सुंदर कमल के ताल और फूल हैं। साथ ही संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के फव्वारे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फतेह सागर झील के पास ही है ये उद्यान। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, फूलों की क्यारियां, हरे भरे लॉन और संगमरमर के मंडप देख सकते हैं जो एक मनभावन माहौल भी बनाते हैं। इसे मेडन्स गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 6.5 एकड़ में बने इस गार्डन में बने संग्रहालय में आप इसके इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाद के वर्षों में महाराणा भोपाल सिंह आए तो उन्होंने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बारिश के फव्वारों का एक नया मंडप बनवाया। बारिश के फव्वारों के पीछे की अवधारणा बारिश में आनंद लेती और नाचती युवतियों की छवि बनाना था। ये फव्वारे इंग्लैंड से आयात किए गए थे। बगीचे के लगभग हर कोने में स्थित संगमरमर के सिंहासन और 2000 क्रिस्टल से बने फव्वारे, कमल के फूल का तालाब, पानी छिड़कने वाली पक्षी और हाथी,
सहेलियों की बाड़ी को और खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। उदयपुर आइए तो यहाँ जरूर आइए और आनंद लीजिए इस हरी भरी बाड़ी का। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।